1. Islamisation. तारीख इस्लाम। इस्लामी निज़ाम की तश्कील। दीन इस्लाम के मुतालिक किसी को या किसी चीज़ को इस्लाम के ज़ेर असर इस्लामी हुक्मरानी के तहत लाने का अमल। 2. Islamise. मुसलमान बनाना, इस्लामी बनाना। 3. Surpass. सबकत ले जाना, बढ़ जाना, फायक होना, ले जाना, फायक होना, बढ़ जाना, आगे निकल जाना, दूसरे की निस्बत बेहतर होना, गालिब आना, गालिब होना। 4. Borrow. मांगना, उधार लेना। 5. Borrower. उधार लेने वाला, कर्जदार, मकरूज। 6. Mistakenly. गलती से, फहमी की वजह से। सहवन। 7. Issuance. इजरा, जारी करने का अमल। इशात, 8. Gigantic. बहुत बड़ा। देव की जसामत अक़द के मुताबिक। देव कामत, इफ़रीत सूरत, कवी हैकल, अजीम, बेहद बड़ा। 9. Ingenious. होशियार, चालाक, खुश सलीका। ईजाद का मादा रखने वाला। हुनरमंद, मुदब्बिर। 10. Succeed. कामयाब होना, कामयाबी हासिल करना। जानशीन होना, पीछे आना, हाथ में लिए काम की तकमील करना, किसी तदबीर का कारगर होना। 11. Devise. ईजाद करना, तरकीब करना, कुछ नया या कुछ करने का नया तरीका ईजाद करना। 12. Inject. दाखिल करना, टेका लगाना। कोई सयाल किसी गुजरगाह में दाखिल करना। 13. Liquidity. कीमती चीजों के मालिक होने की हालत जिसका आसानी से नकद में तबादला किया जा सकता है। रिक्कत, सयाल होने की कैफियत। रवा नकद में तब्दील किए जाने वाले असासों का मुहैया होना। 14. OMOs. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसे ओमूस के नाम से भी जाना जाता है, से मुराद किसी मुल्क के मरकजी बैंक के जरिए खुली मंडी में सिक्योरिटीज की खरीद व फरोख्त है। 15. Benchmark. मेयार, मियारी मर्तबा, ऐसी चीज जिसकी पैमाइश की जा सकती है और इसे एक मेयार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे दूसरी चीजों का मवाजना किया जा सकता है। 16. Formative. तश्कील, तरतीब तश्कीली किसी चीज या किसी के किरदार की नशोनुमा पर एक अहम और देरपा असर और रसूख का हामिल होना। एक तश्कीली उनसर। 17. Profitability. मुनाफा बख्श, सूदमंदी, फायदामंदी। 18. Ridiculous. मुज़हका खेज, मुहमल, बेहुदा, अहमकाना, तमस्खुर आमेज। काबिल मजाक, बहुत अहमकाना और गैर माकूल। 19. Doable. करने के काबिल, काबिल बजा आवरी, काबिल कार्रवाई, जिनसी तौर पर पुरकशिश। 20. Skepticism. शक, शकूक और शुबहात, तशकी। शक और शुबात, दिमागी खलल। 21. Authenticity. सदाकत, सच होने का मेयार जो कोई दावा करता है कि ये है, मुस्तनद होने का वस्फ। खरापेन। 22. Measly. साइज़ा मिकदार में बहुत छोटा आ कम, काफी नहीं, मुज़हका खेज तौर पर छोटा आ कम। 23. Sanctified. मुक़द्दस, मतबरक, रूहानी तौर पर मुक़द्दस बनाई हुई, मुक़द्दस बनाया। 24. Speculator. वो शख्स जो मुनाफा कमाने की उम्मीद में किसी कंपनी में सामान या हिस्सा खरीदता और बेचता है। सिक्तेबाज, सिक्ते का कारोबार करने वाला, मंसूबाबाज। 25. Hike. ऊपर उठाना, तेजी के साथ बढ़ना। इजाफात, लंबे सफर पर जाना। वर्जिश या तफरी के लिए पैदल चलना, तवील फासले पर पैदल सफर करना। 26. Efficient. मुअस्सर, असर पजीर, काबिल, लायक, ज़हीन, लायक, लियाकत वाला, तासीर बख्श, जल्द असर करने वाला। 27. Inefficient. नाअहल, काहिल, मजहूल, निकम्मा,
बेसलाहियत, बेनतीजा, लाहासिल, इक्तिसादी तौर पर मतलूबा नताइज पैदा न करने वाला। 28 Agro. कंबाइनिंग फॉर्म, खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ है, ज़राअत से। 29 Exacerbate. मर्ज़ में शिद्दत पैदा करना, बढ़ाना, इजाफा करना, मुश्तइल करना, गुस्सा भड़काना, तकलीफ में इजाफा करना, मुश्तइल करना। 30 Pillage. लूट मार करना, गारतगिरी करना, गबन करना, लूटना, गारतगिरी, लूट मार, तबाहकारी, किसी जगह इलाके से चीजें चोरी करने का अमल, खास तौर पर जंग में तशद्दुद का इस्तेमाल करते हुए। 31 Multilateral. कसीरुल जहती, जिसमें 3 या ज्यादा गिरोह, कौमें वगैरह हिस्सा लेते हैं। बहुत से अतराफ हिस्से होना, कई जिलों वाले। कसीरुल इज़ला। 32 Lament. सख्त अफसोस का मातम करना, मातम रोना, चिल्लाना, आहोजारी करना, नौहा करना, अफसोस करना। Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. Will our economic and financial system be able to eliminate riba, interest, by December 2027, as ordained by the Federal Shariat Court? If the past is any guide, this time frame is almost impossible to adhere to. What are the challenges in transforming our economy into a riba-free system? How quick or slow has been the Islamisation of banks in Pakistan so far? To answer the latter question first, the first serious attempt to Islamize the banking system started in 2002, with the establishment of the Meezan Bank. Islamic banking assets then started to grow rapidly, but the share of Islamic assets in commercial banking grew very slowly. From 0% in 2002 to 8.2 PC in 2012 to 19.5 PC in June 2022, the share has risen at an average speed of close to 1 PC annum. If this share continues to rise at this pace, Islamic banking assets will surpass interest-based banking assets around 2052, when half our banking system would have been Islamised. The actual speed of Islamisation will, of course, depend on how soon or otherwise we overcome the challenges. The primary challenge does not relate to interest-based banks becoming Sharia compliant, but to the transformation of government, domestic and external debt to Sharia-compliant securities like sukuk. It is after such transformation that the banking and financial sector will find it simpler to move towards a riba-free system. This is easier said than done. The outstanding value of the federal government debt, domestic and external but excluding IMF debt and state bank foreign exchange liabilities, was 47.8 trillion rupees at end June 2022. It has already crossed Rs 50 tr since then. Without the transformation of domestic debt, banking and financial institutions can't become Sharia compliant. Though the transformation is not impossible, it is extremely difficult to achieve by 2027. Why? Because government borrowing from banks does not require any real assets from the federal government under the interest-based financial system. A riba-free system requires real assets against which the borrower can get Sharia-compliant financing from an Islamic bank. All financial activities under the Islamic financial system must be asset-backed. This is also one of the main differences between Sharia-compliant and interest-based activity. Linking the latter to a real asset is a direct, and not remote, exercise. Since financial activities, whether interest-based or Sharia-compliant, look similar, it confuses people into mistakenly thinking they are the same. Islamic financial activities are always different, despite appearing similar. The actual speed of Islamising the banking sector will depend on how soon or otherwise we overcome the inherent difficulties. The challenge of making government debt Sharia compliant has been met only to the extent of about 5 PC, of Rs 47.8 tr,
due to successful issuances by the government of Ijara Sukuk that were valued at Rs 2.3 tr in June 2022. This 5 PC transformation was achieved over 2 decades. How many decades will our federal government take to transform the remaining 95 PC of its debt is anybody's guess. The government has its own genuine problems in undertaking this gigantic transformation. It does not have real assets to the tune of Rs 50 tr, primarily because land is a provincial subject. As a result, most of the land in our country is owned by the provincial governments. While we do not know how much land belongs to the federal and provincial governments, a simple internet search shows that 28 PC of land in the US is owned by the federal government and 72 PC by the state governments. Our federal governments have never undertaken an asset survey or census to estimate such ownership. What is the solution then? Can our constitution be changed to make land a federal subject? If not, the federal government should devise ingenious ways of utilizing provincial assets to issue further federal Ijara Sukuks. The nature of this challenge should be clear, that the envisaged transformation, while feasible, is going to take a long time. A similar challenge relates to the state bank. It owns about Rs 6.1 tr of PIBs, compared with its real estate assets of 165 billion rupees. Once the government succeeds in converting its PIBs to sukuks, the central bank should exchange interest-based securities to become Sharia compliant. To its credit, the state bank has already devised a Sharia-compliant version of open market operations for injecting liquidity into Islamic banks when needed. A Modaraba-based standing facility is also in place for injections, though mop-up facilities or OMOs are still awaited. The state bank will be ready to implement its monetary policy in an Islamic financial system once both facilities are operational. The pricing of Sharia-compliant securities is not a challenge now, but will have to be modified once these securities surpass interest-based securities. Currently, the pricing, profit rate, of Islamic financial products is linked to interest rate benchmarks, like the state bank policy rate or Khyber. Sharia scholars have allowed this, presumably because in the formative stage of Islamic finance, independent pricing must take into account competition and profitability in the dominant interest-based banking sector. Once Islamic banking assets surpass interest-based assets, this reasoning will become invalid and the need for an independent Islamic finance benchmark profit rate will become inevitable. It is not difficult to imagine how ridiculous it will look if dominant Islamic securities continue to use an interest rate benchmark. Even now, this link creates a lot of suspicion about Islamic securities, although they are compliant with the Sharia. Establishing this benchmark is and will be the state bank's responsibility. It is a challenging but doable task. Quarterly surveys need to be conducted to estimate the current profit rates in the real sector as well as in important subsectors like real estate for Ijara Sukuks, which are backed by land or property. The state bank can then select an appropriate benchmark for future policy rates. While the 2-decade progress of Islamic finance in our country has been slow, it is still a big achievement, notwithstanding the prevailing skepticism about its authenticity. Skepticism stems from the inherent similarity between financial products on one hand and, on the other, the reluctance to probe existing structures of Islamic modes of financing which are thoroughly documented for each kind of transaction and truly transparent. The writer is a former deputy governor of the State Bank of Pakistan. Published in Dawn, January 6, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. Islamic banking, the challenges ahead. Riaz Riazuddin Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 6, 2023. क्या हमारा माशी और मालियाती निज़ाम दिसंबर 2027 तक सूद को ख़त्म करने के काबिल हो जाएगा?
जैसा कि वफाकी शरई अदालत ने मुकर्रर किया। अगर माजी कोई रहनुमा है तो इस वक्त के फ्रेम पर अमल करना तकरीबन नामुमकिन है। हमारी मईशत को सूद से पाक निज़ाम में तब्दील करने में क्या चैलेंजेस हैं? पाकिस्तान में अब तक बैंकों की इस्लामाइजेशन कितनी तेज़ या सुस्त रही है? मुअख्खर और ज़िक्र सवाल का जवाब देने के लिए बैंकारी निज़ाम को इस्लामी बनाने की पहली संजीदा कोशिश 2002 में मीज़ान बैंक के क़याम के साथ शुरू हुई। इसके बाद इस्लामी बैंकारी के असासों में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हुआ, लेकिन तिजारती बैंकारी में इस्लामी असासों का हिस्सा बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। 2002 में 0% से बढ़कर 2012 में 8.2% और जून 2022 में 19.5% तक पहुंच गया है। अगर यह हिस्सा इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो इस्लामी बैंकारी के असासे 2052 के आसपास सूद पर मबनी बैंकारी असासों से आगे निकल जाएंगे, जब हमारा निस्फ बैंकारी निज़ाम इस्लामी हो चुका होता। इस्लामाइजेशन की असल रफ्तार यकीनन इस बात पर मुनहसिर होगी कि हम कितनी जल्दी या दूसरी सूरत में चैलेंजों पर काबू पाते हैं। बुनियादी चैलेंज सूद पर मबनी बैंकों के शरीयत की तामील करने से मुतालिक नहीं है, बल्कि हुकूमत घरेलू और बैरूनी कर्जों को सुकूक जैसी शरीयत के मुताबिक सिक्योरिटीज में तब्दील करने से मुतालिक है। इस तरह की तब्दीली के बाद बैंकिंग और मालियाती शोबे को सूद से पाक निज़ाम की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा। ये करने से कहीं ज्यादा आसान है। जून 2022 के इख्तिताम तक वफाकी हुकूमत के अंदरूनी और बैरूनी लेकिन IMF के कर्जों और स्टेट बैंक के गैर मुल्की ज़र मुबादला के वाजिबात को छोड़कर वाजिब अल-अदा रकम 47.8 ट्रिलियन रुपए थी। इसके बाद से ये पहले ही ट्रिलियन रुपए से तजावुज कर चुका है। मुल्की कर्जों में तब्दीली के बगैर बैंकारी और मालियाती इदारे शरीयत के मुताबिक नहीं बन सकते। अगरचे ये तब्दीली नामुमकिन नहीं है, लेकिन 2027 तक इसे हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हुकूमत की जानिब से बैंकों से कर्ज लेने के लिए सूद पर मबनी मालियाती निज़ाम के तहत वफाकी हुकूमत से किसी हकीकी असासों की ज़रूरत नहीं होती। सूद से पाक निज़ाम के लिए हकीकी असासों की ज़रूरत होती है, जिसके खिलाफ कर्ज लेने वाला इस्लामी बैंक से शरीयत के मुताबिक फिनांसिंग हासिल कर सकता है। इस्लामी मालियाती निज़ाम के तहत तमाम मालियाती सरगर्मियों को असासा जात की हिमायत हासिल होनी चाहिए। ये भी शरीयत की तामील और सूद पर मबनी सरगर्मी के दरमियान अहम इख्तिलाफात में से एक है। मुअख्खर ज़िक्र को हकीकी असासा से जोड़ना एक बड़ा रास्त और रिमोट नहीं, मश्क है। चूँकि माली सरगर्मियाँ, चाहे वो सूद पर मबनी हों या शरीयत के मुताबिक, एक जैसी नज़र आती हैं, लिहाजा ये लोगों को गलती से ये सोचने पर उलझा देती है कि वो एक जैसे हैं। इस्लामी माली सरगर्मियाँ हमेशा एक जैसी नज़र आने के बावजूद मुख्तलिफ होती हैं। बैंकारी के शोबे को इस्लामी बनाने की असल रफ्तार का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हम कितनी जल्दी या दूसरी सूरत में मौरूसी मुश्किलात पर काबू पाते हैं। हुकूमत की जानिब से इजारा सुकूक के कामयाब इजरा की वजह से हुकूमती कर्जों को शरीयत के मुताबिक बनाने का चैलेंज सिर्फ 5% 47.8 ट्रिलियन रुपए की हद तक पूरा हुआ है, जिसकी मालियत जून 2022 के इख्तिताम तक 2.3 ट्रिलियन रुपए थी। ये 5% तब्दीली 2 दहाइयों में हासिल की गई थी। हमारी वफाकी हुकूमत अपने बकिया 95% कर्जों को तब्दील करने में कितनी दहाइयाँ लगाएगी, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। इस अजीम शान तब्दीली को शुरू करने में हुकूमत के अपने हकीकी मसाइल हैं। इसके पास हकीकी असासे 50 ट्रिलियन रुपए नहीं हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़मीन सूबाई मौजू है। नतीजतन हमारे मुल्क में ज़्यादातर ज़मीन सूबाई हुकूमतों की मलकियत है। अगरचे हम नहीं जानते कि कितनी ज़मीन वफाकी और सूबाई हुकूमतों की है, लेकिन एक सादा इंटरनेट सर्च से पता चलता है कि अमेरिका में 28% ज़मीन वफाकी हुकूमत और 72% रियासती हुकूमतों की मलकियत है। हमारी वफाकी हुकूमतों ने इस तरह की मलकियत का तखमीना लगाने के लिए कभी भी असासा सर्वे या मरदुम शुमारी नहीं की है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमारे आइन को तब्दील करके ज़मीन को वफाकी मौजू बनाया जा सकता है? अगर नहीं तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो सूबाई असासों को इस्तेमाल करते हुए मजीद वफाकी इजारा सुकूक जारी करने के लिए आसान तरीके वज़ा करे। इस चैलेंज की नौयत वाज़े होनी चाहिए कि तसव्वुर शुदा तब्दीली अगरचे काबिल अमल है, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लगेगा। इसी तरह का एक चैलेंज स्टेट बैंक से मुताल्लिक है।
इसके पास तकरीबन 6.1 ट्रिलियन रुपए की PIBs हैं, जबकि इसके रियल एस्टेट असासों की मालियत 165 अरब रुपए है। एक बार जब हुकूमत अपने PIB को सुकूक में तब्दील करने में कामयाब हो जाती है, तो मरकजी बैंक को शरीयत के मुताबिक बनने के लिए सूद पर मबनी सिक्योरिटीज का तबादला करना चाहिए। स्टेट बैंक पहले ही जरूरत पड़ने पर इस्लामी बैंकों में लिक्विडिटी दाखिल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का शरीयत के मुताबिक वर्जन तैयार कर चुका है। इंजेक्शन के लिए मुजारबा में कायम खड़े होने की सहूलत भी मौजूद है, हालांकि मॉप अप की सहूलियात और का अभी इंतजार है। स्टेट बैंक दोनों सहूलियात के ऑपरेशनल होने के बाद इस्लामी मालियाती निज़ाम में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को नाफिज करने के लिए तैयार होगा। शरीयत के मुताबिक सिक्योरिटीज की कीमतों का तयन अब एक चैलेंज नहीं है, लेकिन एक बार जब ये सिक्योरिटीज सूद पर मबनी सिक्योरिटीज से तजावुज करेंगे तो इसमें तरमीम करना पड़ेगी। फिलहाल इस्लामी मालियाती मसनूआत की कीमतों का तयन मुनाफा की शरह, सूद की शरह के बेंचमार्क जैसे स्टेट बैंक की पॉलिसी की शरह की बोर्ड से मुंसलिक है। शरीह स्कॉलर्स ने उसकी इजाज़त दी है, शायद इस वजह से कि इस्लामी मालियात के इब्तिदाई मरहले में आज़ादाना कीमतों का तयन गालिब सूद पर मबनी बैंकारी के शोबे में मुसाबकत और मुनाफा को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। एक बार जब इस्लामी बैंकारी के असासे सूद पर मबनी असासों से तजावुज कर जाते हैं, तो ये इस्तेदलाल बातिल हो जाएगा और एक आज़ाद इस्लामी फिनांस बेंचमार्क मुनाफा की शरह की ज़रूरत नागुज़ीर हो जाएगी। यह तसव्वुर करना मुश्किल नहीं है कि यह कितना मुज़हका खेज़ नज़र आएगा अगर गालिब इस्लामी सिक्योरिटीज सूद की शरह के बेंचमार्क का इस्तेमाल जारी रखी। अब भी ये लिंक इस्लामी सिक्योरिटीज के बारे में बहुत से शुकूक और शुबहात पैदा करता है, अगरचे वो शरीयत के मुताबिक हैं। इस मेयार को कायम करना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है और रहेगी। ये एक मुश्किल लेकिन काबिल अमल काम है। रियल सेक्टर में मौजूदा मुनाफा की शरह का तखमीना लगाने के लिए से माही सर्वे करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ अहम ज़ैली शुबों जैसे रियल एस्टेट जैसे इजारा सुकूक, जिनको ज़मीना जायदाद की हिमायत हासिल है। इसके बाद स्टेट बैंक मुस्तकबिल की पॉलिसी रेट्स के लिए मुनासिब बेंचमार्क का इंतखाब कर सकता है। अगरचे हमारे मुल्क में इस्लामी मालियात की 2 दहाइयों की पेशरफ्त सुस्त रही है, लेकिन इसकी सदाकत के बारे में मौजूदा शुकूक और शुबहात के बावजूद यह अब भी एक बड़ी कामयाबी है। शुकूक और शुबहात एक तरफ मालियाती मसनूआत के माबैन मौरूसी मुमासलत और दूसरी तरफ माली एयानत के इस्लामी तरीकों के मौजूदा ढांचे की तहकीकात करने में हिचकिचाहट की वजह से पैदा होते हैं, जो हर किस्म के लेन देन के लिए मुकम्मल तौर पर दस्तावेजी हैं और वाकई शफाफ हैं। मजमून निगार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साबिक डिप्टी गवर्नर हैं। अखज़ शुदा बतारीख 6 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.